हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न केमिस्ट्री और मैं हूं आपकी एजुकेटर अनुपम सिंह। एक बार फिर से स्वागत है आपका और हम कर रहे हैं रिवीजन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। बेटा कार्बन के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, उसके एलोट्रॉप्स भी पढ़ चुके हैं, उसके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन बनाता है, जो उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है, यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है, उनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो जो कार्बन यानी कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हम कहते हैं, वो उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती होंगी, वो कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड यानी कि हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ेंगे हम कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये चार तरह की रिएक्शन, जो मेन रिएक्शन है, ठीक है, जो जनरल रिएक्शन है, जो सारे हाइड्रोकार्बन शो ही करेंगे, उन हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन की हम बात करेंगे। पहली है एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन एंड फोर्थ इज कंबशन। राइट, चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। एडिशन क्या होता है? अच्छा, जो एडिशन रिएक्शंस होगी ना वो सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बेटा ये चीज आप स्टार कर लें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कभी भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते, क्योंकि एडिशन रिएक्शन वो कंपाउंड शो करते हैं जनरली जिनके पास होते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में मैंने आपको बताया था सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा कहते हैं, और जो दूसरा डबल बॉन्ड जो आता है, ये वाला जो दूसरा बॉन्ड है, वो हम पाई बॉन्ड कहते हैं उसको। पाई एक वीक बॉन्ड होता है जो आसानी से टूट जाता है रिएक्शन में और एडिशन कराता है, ठीक है। इसीलिए हमने कहा था कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। किसके कंपैरिजन में? सैचुरेटेड के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो अपने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में जो कन्वर्ट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम एडिशन कहते हैं। यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदल जाना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड में बदल जाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक एल्कीन ली है, दो कार्बन है, ये एक इथीन है। इथीन पर क्या हुआ? निकल इज अ कैटलिस्ट, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ। हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, ये पाई बॉन्ड खुल गया, ब्रेक हो गया और यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ गए। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, इसमें से ये पाई बॉन्ड ने दो सिग्मा बॉन्ड बना दिए, ये टूट गया, ये ब्रेक हो गया, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गई और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गई और ये बन गया हमारा क्या? इथेन। तो इथेन से इथेन बन गया बेटा, ठीक है। अनसैचुरेटेड कार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गए। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अगर आप अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी लिख रहे हैं तो पहली प्रॉपर्टी की दे शो एडिशन रिएक्शन, ये आपने लिखना है। एडिशन बहुत सारे रिएजेंट्स का होता है, ठीक है। हम सिर्फ हाइड्रोजन पढ़ेंगे अभी के लिए। वैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जुड़ता है, हेलो कंपाउंड्स जुड़ते हैं, Cl HBr वगैरह, हेलोजेंस जुड़ते हैं, Cl2 Br2, H2SO4 का एडिशन होता है। ये सब एडिशन हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हम हाइड्रोजन का एडिशन कराया हमने एल्कीन के ऊपर। अच्छा, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडस्ट्री में कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके वनस्पति जो ऑयल होता है उसके अंदर, और निकल की प्रेजेंस में अगर इस वनस्पति ऑयल का हाइड्रोजिनेशन करा दिया जाता है तो इसे कहते हैं वनस्पति घी बन जाता है, और इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। भाई हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन। एडिशन तो बहुत सारी रिएजेंट का हो सकता है ना, मैंने भी आपको बताया, लेकिन जब हाइड्रोजन का हो रहा होगा तो हाइड्रोजिनेशन कहेंगे। और इस हाइड्रोजिनेशन का यूज कहाँ पर होता है? वनस्पति ऑयल को वनस्पति घी में कन्वर्ट करने में यूज होता है। और निकल क्या है? निकल इस रिएक्शन में कैटलिस्ट होता है, ठीक है। रिएक्शन को एक शॉर्टेस्ट पाथ प्रोवाइड करते हैं कैटलिस्ट। तो ये बात की हमने एडिशन रिएक्शन की। उसके बाद एक दूसरी रिएक्शन है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होता है। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? सब्स्टिट्यूट कर जाता है कोई कंपाउंड, मतलब कोई एटम सब्स्टिट्यूट कर जाता है। सब्स्टिट्यूट मतलब पहले वाले को हटाकर उसकी जगह ले लेता है, उसे कहते हैं ना सब्स्टिट्यूशन। तो व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम, एक हाइड्रोजन हट जाए या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हट जाए, उसकी जगह कोई और हेटेरो एटम आ जाए, कोई और एटम आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे मीथेन को अगर Cl2 के साथ, क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाए तो मीथेन के साथ जो ये चार हाइड्रोजन जुड़ी हुई थी,
इनमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दी गई। किसने किया रिप्लेस? इस Cl ने रिप्लेस किया और बना दिया मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, और एक Cl जो बचा, भाई ये Cl2 था ना, Cl2 के बीच में ये बॉन्ड था, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक Cl यहां आ गया और दूसरा Cl क्या, जो यहां से H निकला उसके साथ रिएक्ट करके उसने HCl बना दिया। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट कर देना, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है, तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी, हम वहां पढ़ चुके हैं। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन। तो ऑक्सीजन का अगर एडिशन होता है हाइड्रोकार्बन में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ये मैंने एक अल्कोहल लिखा है, ठीक है, अल्कोहल का हमने ऑक्सीडेशन किया है तो एसिड बन जाता है। अल्कोहल का अगर, दिस इज अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल है बेटा? ये देखो दो कार्बन है, इथाइल अल्कोहल है ये, इथाइल अल्कोहल। अगर इसका IUPAC नेम पूछे तो इथेनॉल, ऑल लगाते हैं हम सफिक्स में, इथेनॉल। इथेनॉल का अगर हम करते हैं ऑक्सीडेशन, एक ऑक्सीजन ऐड हो जाती है और बन जाता है एसिड। कौन सा एसिड है? ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, IUPAC नेम है इसका इथेनोइक एसिड। इस रिएक्शन को होने में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होती है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन का एडिशन कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट इज एल्कलाइन KMnO4 या फिर कह सकते हैं एसिडिक K2Cr2O7। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट है इसका नाम, और इसका नाम है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इन दोनों में से कोई भी आप एरो के ऊपर लिख सकते हैं जब आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे, का एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज कंबशन। देखो जो ऑक्सीडेशन होता है वो एक कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कंट्रोल्ड रिएक्शन वहां कर रहे होते हैं, कैटलिस्ट कह रही हूं, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो वहां पे हम कंट्रोल्ड वे में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप अनकंट्रोल्ड वे में रिएक्शन कराते हैं, एयर के साथ कराते हैं, जहां पर कोई कंट्रोल नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड एयर की प्रेजेंस में आपने बर्न कर दिया, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं कंबशन रिएक्शन। व्हेन organic compound is burnt in presence of oxygen, it produces carbon dioxide, water and tremendous amount of energy. यानी कि combustion reactions are exothermic in nature. हाइड्रोकार्बन हमें पता है कि उसके अंदर कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो जो कार्बन है इसका, हाइड्रोकार्बन का, वो सारा का सारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, मतलब ऑक्सीडाइज होके CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और हाइड्रोकार्बन के जो अंदर हाइड्रोजन है वो सारी की सारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, यानी कि ऑक्सीडाइज होके वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और बहुत सारी एनर्जी निकलती है। और इस एनर्जी का हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, है ना। बहुत सारी इंडस्ट्री में हम इसका यूज करते हैं, तो ये फ्यूल की तरह यूज होती है एनर्जी। जो एल्केन्स होते हैं वो बहुत अच्छे फ्यूल माने जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, वाई एल्केन्स आर एक्सीलेंट फ्यूल, तो आप यही लिखेंगे कि एल्केन्स को, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन के एक एग्जाम्पल है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्केन्स को जब हम बर्न करते हैं एयर में, ऑक्सीजन में, तो ये क्या करता है? ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनाता है, इसीलिए ये बहुत अच्छे फ्यूल की तरह यूज होते हैं। जो आपकी नेचुरल गैस होती है, इंडस्ट्रीज में यूज होती है नेचुरल गैस, उनका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बेटा CH4 होता है, मीथेन होता है। मीथेन गैस इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। एक और चीज आपने नाम सुनी होगी, LPG, आपके घरों में सिलेंडर होते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसके अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, 4 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है, तो ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये जब हम इसको बर्न करेंगे तो क्या करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अब जो ये कंबशन होता है ये भी 2 टाइप का होता है, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन का मतलब कि सारा का सारा कार्बन CO2 में बदल जाए, सारे का सारा हाइड्रोजन H2 में बदल जाए, उसे कहते हैं बेटा कंप्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट क्या होगा? इनकम्प्लीट में कि पूरा कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में नहीं बदलेगा। तो पता कैसे चलेगा हमें?
अगर तो कंप्लीट कंबशन होता है तो वहां पर नॉन सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नॉन सूटी मतलब बिना धुएं वाली, नॉन सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होती है और वो ब्लू कलर की होती है। आपके घर में जब गैस जलाते हो आप ब्लू कलर की फ्लेम आप देखते हो, दैट इज अ नॉन सूटी, है ना, कोई धुआं भी प्रोड्यूस नहीं होता, वो कंप्लीट कंबशन हो रहा होता है वहां पे। इनकम्प्लीट कंबशन में येलो कलर का सूटी फ्लेम आता है। कभी कभी आप देखो कि गैस में रेड या येलो कलर की आपको फ्लेम दिखाई देती है, वो थोड़े से टाइम के लिए, तो तब क्या होता है, कहीं पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। कई बार क्या होता है कि हमारे हाथ से पानी गिर जाता है, अगर आग के ऊपर पानी गिर जाता है तो ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़े से टाइम के लिए रुक जाती है, तो वहां पे उसे ऑक्सीजन कम मिलती है तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इस वजह से जो फ्लेम का कलर है वो ब्लू की बजाय आपको रेड या येलो दिखाई देता है, ठीक है। तो वो है इनकम्प्लीट कंबशन। अगर आपको ऑक्सीजन आप बहुत अच्छी ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हो, हाइड्रोकार्बन को अच्छी गुड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हो, तो वहां पर कंप्लीट कंबशन होगा। और अगर ऑक्सीजन कम है, लिमिटेड सप्लाई है, तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। बेटा देखो, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, कंप्लीट कंबशन ही शो करते हैं, ब्लू कलर की फ्लेम ही शो करते हैं। देखा आपने कि ये हमने क्या कहा कि ब्यूटेन है, मीथेन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इनको हम एज अ फ्यूल ज्यादा यूज कर रहे हैं। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो ये फ्लेम प्रोड्यूस होती है कंप्लीट कंबशन से, वो हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करती है और हमें हाई टेम्परेचर चाहिए। तो हाई टेम्परेचर चाहिए तो हम कौन से लेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लेंगे, यानी कि कंप्लीट कंबशन कराएंगे, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है, जो फ्लेम का टेम्परेचर होता है वो लो होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो कंप्लीट कंबशन क्यों शो करते हैं। देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा CH4, राइट। चलो 2 कार्बन वाला लेती हूँ, उससे आपको कंपेयर करने में आसानी होगा। ये हुआ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये लिखा मैंने एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन की परसेंटेज ओवरऑल पूरे कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज कम है ना, और यहां पर कार्बन की परसेंटेज क्या है, ज्यादा है। दोनों में 2 ही कार्बन है ना, दोनों में 2 ही कार्बन है, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज यहाँ कार्बन की कम है और यहाँ ज्यादा है। तो यहाँ पर जब कार्बन की कम है और ऑक्सीजन, यानी कि अगर हमने इसको ऑक्सीजन उतनी दी और इसको भी उतनी दी, सेम क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन हम दोनों को दे रहे हैं बर्न होने के लिए, तो ये पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की परसेंटेज कम है, और पूरा ऑक्सीडाइज होकर कंप्लीट कंबशन कर देगा, हाई फ्लेम दे देगा, ठीक है, नॉन सूटी फ्लेम दे देगा। और ये उसी सप्लाई पर सारा कार्बन क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इसीलिए हमारी कोशिश क्या होती है कि हम कंप्लीट कंबशन कराएं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यूज करें, और अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड है तो वहां पर हाई क्वांटिटी सप्लाई करें ऑक्सीजन की। तो वहां जहां पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है और आपने हाई क्वालिटी ऑक्सीजन की सप्लाई करी है, तो वहां पर भी आपको कंप्लीट कंबशन मिल जाएगा। अच्छा, तो एक जो कंप्लीट कंबशन का बहुत अच्छा यूज है, हम फ्यूल में तो यूज करते हैं, वो तो है ही बहुत अच्छा एग्जांपल, आपको ये आप 7th 8th में भी पढ़ते हो, आपको पता ही है सारी चीजें। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एसिटाइलिन समझ रहे हैं ना, इथाइलिन, एसिटाइलिन ही है ये। 2 कार्बन के बीच में सॉरी 2 कार्बन के बीच में, इथाइलिन नहीं है सॉरी, ये 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये है एसिटाइलिन। इथाइन जिसे आप कहते हैं, इथाइन, इसका कॉमन नेम है एसिटाइलिन। इसको जब आप ऑक्सीजन के साथ, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब इसको बर्न करते हो, यानी कि इसका कंप्लीट कंबशन कराते हो, तो ऑक्सी एसिटाइलिन बनती है और हीट बनती है। तो जो ऑक्सी एसिटाइलिन है, जो ये ऑक्सी एसिटाइलिन है और जो फ्लेम है इसकी, वो क्या करती है, वेल्डिंग में यूज होती है। इसका टेम्परेचर इतना हाई होता है कि ये क्या होती है, मेटल की वेल्डिंग में यूज होती है। लेकिन अगर इस एसिटाइलिन को आप एयर के साथ बर्न कर दो, तो तब आप इसे वेल्डिंग में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाएगी ना, क्योंकि एयर के अंदर CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन जैसी इनएक्टिव गैस भी है, तो वो ऑक्सीजन को इसको ऑक्सीडाइज करने में रोकेगी, हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर लेस टेम्परेचर की फ्यूल प्रोड्यूस होगी। और क्या होगा बेटा, वहां पर वेल्डिंग हम पॉसिबल नहीं होगी, हम वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे।
तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि एसिटाइलिन को हम ऑक्सीजन में क्यों बर्न करते हैं, और दूसरा बनता है कि वाई एसिटाइलिन इज नॉट बर्न इन एयर व्हेन वी वांट टू यूज एज अ क्या कहते हैं वेल्डिंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन मार्क कर ले, इंपॉर्टेंट है। आप बेटा इसका वो ले ले एक स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारे इस चैप्टर में दिए हुए हैं, जैसे अल्कोहल और एसिटिक एसिड। उससे पहले एक चीज और बता दूं, डिसएडवांटेज भी आपसे कई बार पूछ लेता है इनकम्प्लीट कंबशन के, वो आपको पता है ना, आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। आप क्या कह देंगे, भाई सूटी फ्लेम निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है, बहुत ही मतलब लीथल होती है वो, और क्या होता है कि जो यूटेंसिल्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, जो आपकी इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी जो चिमनी है वो ब्लॉक हो जाती हैं, है ना। तो जो और दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है उससे जो फ्लेम का जो टेम्परेचर है वो लो होता है, तो वो हमारी इतनी यूजफुल नहीं होती। हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत है तो हमें कंप्लीट कंबशन ही कराना पड़ेगा। तो बेटा ले ले आप इसका स्क्रीनशॉट। हाँ जी बेटा, अब बारी है इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन जो हमारे सिलेबस में। दो कंपाउंड हमारे सिलेबस में है, एक है इथाइल अल्कोहल और दूसरा है एसिटिक एसिड। पहले इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं। कॉमन नेम इसका इथाइल अल्कोहल है या अल्कोहल है वैसे कॉमन नेम, ठीक है। IUPAC नेम इसका इथेनॉल है और इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। देखो ये हो गया एथ और ऑल इसके लिए लगाया हमने, जो OH फंक्शनल ग्रुप है इसका जो सफिक्स है वो ऑल होता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल, राइट। तो जो ये हाइड्रोकार्बन है, जो ये अल्कोहल है, इसके अंदर हाइड्रोकार्बन की तो अपनी प्रॉपर्टी है ही, साथ में इस OH यानी कि फंक्शनल ग्रुप की वजह से भी केमिकल और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, हमने कहा था कि फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो किसी कंपाउंड के अंदर क्या करते हैं, केमिकल, उसके अंदर एक नई केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस करते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक, उसे स्मेल, कलर वगैरह देते हैं। तो ये जो अल्कोहल है इसकी वजह से, जो OH ग्रुप है इसकी वजह से जब ये इथाइल में ऐड होता है तो इस पूरे कंपाउंड की, इथाइल अल्कोहल की अपनी नई प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती हैं। देखते हैं इसकी पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये कलरलेस होता है, कलरलेस है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब समझते हैं कि अगर आप इसकी जो कैप होती है जिसमें अल्कोहल रखा हुआ है, जो शीशी, उसमें आपने कैप खोल के छोड़ दी तो वो उड़ जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, उसको हम कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल होता है और इसका जो टेस्ट होता है वो बर्निंग होता है, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, इट इज अ बर्निंग टेस्ट। नेक्स्ट, अगर हम इथेनॉल को में 5% जो यहाँ पर अल्कोहल के अंदर 5% वाटर अगर हम ऐड करते हैं, मतलब 5% वाटर अल्कोहल के साथ क्या करता है, कमर्शियल अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, 5% वाटर अगर हम इथेनॉल में मिलाकर हम उसको एज अ कमर्शियल अल्कोहल यूज करते हैं, एज अ सॉल्वेंट भी यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह को डिसइंफेक्ट करने के लिए। अच्छा, ये गुड सॉल्वेंट होता है जो इथाइल अल्कोहल, इट इज अ गुड सॉल्वेंट। गुड सॉल्वेंट होने की वजह से ये बहुत सारे टॉनिक्स में यूज होता है, कफ सिरप में यूज होता है, और टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन आपने पढ़ा था क्लास 9th में, ये भी एक वुंड्स वगैरह को साफ करने की मेडिसिन होती है, इसमें भी ये एज अ सॉल्वेंट यूज होता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन में। एंटीसेप्टिक होती है इसकी नेचर, इसीलिए हम इसको स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में जो सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको क्लीन करने में इसका यूज किया जाता है। और इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है और ये एक क्लियर फ्लेम के साथ बर्न होता है जब हम इसका कंबशन करते हैं, इसीलिए ये नॉन सूटी फ्लेम है ना। तो नॉन सूटी फ्लेम है तो इसका जो टेम्परेचर होगा फ्लेम का वो भी बहुत हाई होगा। इस तो हम क्या करते हैं, इसको पेट्रोल के साथ हम इसको एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं, इसकी कार बनने लगी, कारों में ये यूज होने लगा है, ऑटोमोबाइल्स में यूज हो रहा है। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखो बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज समझने से पहले आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, देखो अल्कोहल की 2 कार्बन होते हैं इसमें, ये 5 हाइड्रोजन लगाई है, 6 होनी चाहिए थी अल्केन में, 1 हाइड्रोजन रिमूव हो गई, उसकी जगह आ गया OH, उसको रिप्लेस करके आ गया OH ग्रुप। तो ये हमारा अल्कोहल ग्रुप है और ये हमारे हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ना, कार्बन हाइड्रोजन वाला पार्ट है। तो जो हाइड्रोकार्बन की हमने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कंबशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन। एडिशन यहाँ होगा नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड है नहीं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में होता है।
कंबशन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन ये शो करेगा। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें एक पॉसिबिलिटी होती है कि ये यहाँ से टूट जाए, ये बॉन्ड, ये पूरा ग्रुप एक साथ रहे और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाए। मतलब इसका जो H होता है, इसमें H देने की टेंडेंसी होती है। H वो कंपाउंड देते हैं बेटा जिनका नेचर एसिडिक होता है। तो अल्कोहल का भी नेचर ना थोड़ा एसिडिक होता है, तो ये अपना H दे देता है। H किसको देगा? अगर इसके पास एक स्ट्रॉन्ग मेटल आएगी, यानी कि सोडियम मेटल जब इसके पास आती है तो ये उसके साथ रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। अभी हम रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। दूसरी तरीका क्या हो सकता है यहाँ पर बॉन्ड टूटने का? बॉन्ड टूटने का दूसरा तरीका है कि यहाँ से बॉन्ड टूट जाए, यानी कि OH रिमूव हो जाए। ठीक है, तो हमने 3 टाइप की इसमें प्रॉपर्टी पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। देखो, हमने बात की थी कि रिएक्शन होती क्यों है, रिएक्शन क्या होती है। पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड के फॉर्मेशन को हम रिएक्शन कहते हैं। तो जो पुराने बॉन्ड है, पहले हमें वो पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। एक तो ये हाइड्रोकार्बन वाले, जो कार्बन हाइड्रोजन वाले जो जितने भी बॉन्ड हैं, ये तो पार्टिसिपेट करेंगे कंबशन और ऑक्सीडेशन में। फिर उसके बाद बचा ये OH ग्रुप, है ना, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड भी टूट सकता है और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड भी टूट सकता है। अगर हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटता है तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हुए सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, और अगर OH वाला बॉन्ड निकलता है तो यहाँ पर 2 रिएक्शन होती है। एक होती है एस्टरीफिकेशन, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एस्टरीफिकेशन यानी कि एस्टर का बनना, फिकेशन का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन, एस्टर का बनना। अभी एस्टर क्या है अभी बात करेंगे। दूसरा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी, वाटर का निकलना, वाटर का रिमूवल, डिहाइड्रेशन। तो अब जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज याद करें तो आपकी सबसे पहले प्रॉब्लम ये होती है कि मैडम ना तो हमें इतनी रिएक्शंस याद होती, हमें ये समझ नहीं आती। तो आपको समझने के लिए पहले इसकी स्ट्रक्चर देखनी है और एक बात ध्यान दिमाग में रखनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे हम पुराने बॉन्ड और फिर हम बात करेंगे कि क्या क्या वो पुराने बॉन्ड टूटकर नए नए कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे हमने कहा कि कंबशन और ऑक्सीडेशन होगा, एसिडिफिकेशन और डिहाइड्रेशन होगा और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होगी। अब एक एक रिएक्शन को देखेंगे बेटा। कंबशन बहुत डिटेल में बता चुकी हूं मैं कि कंबशन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बर्निंग, एयर में उनको जलाना, बर्न करना। तो अल्कोहल को बर्न करेंगे एयर में, यानी कि ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के साथ ये क्या बना देगा CO2 H2O और हीट प्रोड्यूस करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। दूसरी रिएक्शन हमने कहा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में भी आप ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन होती है, लेकिन ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होता है, कंट्रोल्ड वे में रिएक्शन होती है और यहाँ पर जरूरत होती है हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो हमें मिलती है यहाँ पे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड करता है, हमने एयर से नहीं लेता यहाँ पर कंपाउंड। यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक वो जिस कंपाउंड में हम इसको डाल रहे हैं उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की थी, एक था एल्कलाइन KMnO4, दूसरा एसिडिफाइड K2Cr2O7। दोनों में से कोई भी यहाँ पर लिया जा सकता है और वो क्या करेगा, इस अल्कोहल को एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और अल्कोहल क्या बना देगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो ये पहली रिएक्शन बेटा कंबशन की रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन मैंने ऑक्सीडेशन की लिखी है, अगर ऑक्सीडेशन की आएगी तो आप ये लिखेंगे और कंबशन में ये लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हीट का साइन भी बना देंगे। और जब कंबशन ऑक्सीडेशन की रिएक्शन आएगी लिखने के लिए तो वहां पे स्पेशली लिखेंगे आप कि अल्कलाइन KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन, है ना। या फिर रिएक्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा अल्कलाइन KMnO4 का क्या रोल है, क्या है ये। अब पढ़ेंगे हम बी टाइप की रिएक्शन। बी टाइप की रिएक्शन कि अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट जाए, यानी कि अल्कोहल अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करे, हाइड्रोजन को निकाल दे बाहर, तो क्या होगा, अल्कोहल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथॉक्साइड बनाता है, C2H5ONa, सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। आपको पता है कि जब भी गैस का इवोल्यूशन होता है तो वो एक केमिकल चेंज है, ये केमिकल रिएक्शन लिखी है हमने। और इस हाइड्रोजन गैस के निकलने को एफर्वेसेंस आएंगी, वहां पे आपको दिखाई देगी कि कोई गैस निकल रही है। और जब आप मैचस्टिक बर्न जो मैचस्टिक है उसके पास लेकर जाएंगे या कैंडल लेकर जाएंगे जली हुई, तो क्या होगी, वो पॉप साउंड आएगी वहां पर,
तो ये टेस्ट हो जाएगा इथेनॉल का। तो इथेनॉल को टेस्ट करने के लिए आप अगर आएगा कि कोई टेस्ट मेंशन करो इथेनॉल के लिए तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन हमने कहा था कि नेक्स्ट हमारी क्या है, सी टाइप रिएक्शन। बेटा मैंने आपको 3 टाइप की रिएक्शन बताई है, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप। ए टाइप ड्यू टू हाइड्रोकार्बन, बी टाइप ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल और सी टाइप ड्यू टू रिमूवल ऑफ OH। ठीक है, चलिए ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन है एस्टरीफिकेशन। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसको स्टार कर ले, एस्टरीफिकेशन। एस्टरीफिकेशन मतलब एस्टर का फॉर्मेशन। ठीक है, ये एस्टर क्या होता है, ये एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। ठीक है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। ये एक नया फंक्शनल ग्रुप होता है। यहाँ एल्काइल, कोई एल्काइल जुड़ा होता है COO और एक दूसरा एल्काइल जुड़ा होता है, इसे कहते हैं, ये एस्टर का जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, क्या होता है कि जब एल्कोहल है, कोई भी एल्कोहल किसी एसिड के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो वहां पर एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो जब इथाइल अल्कोहल रिएक्ट करेगा, इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एसिटिक एसिड भी आप पहले पढ़ चुके हैं, इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, एक एस्टर जिसका नाम है इथाइल एसीटेट बनाता है और प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। होता क्या है इस वाले जो कंपाउंड है उसमें, एक मिनट बेटा, एक मिनट, देयर इज सम मिस्टेक, यस 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 यस, यहाँ पे जो ये एस्टरीफिकेशन वाली जो रिएक्शन है वो आएगी बेटा बी में, यस है ना, ये मैम ने जबरदस्त गलती कर दी थी, आपने नहीं करनी है। एस्टरीफिकेशन बी टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, एसिड ये बी टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, बी टाइप की सेकंड रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो बी टाइप की हमारी 2 रिएक्शन होंगी, एक तो रिएक्शन विद सोडियम मेटल और दूसरी एस्टरीफिकेशन। क्योंकि यहां पर भी क्या होता है बेटा, अल्कोहल का H निकलता है, अल्कोहल का ये वाला बॉन्ड निकलता है, अपने एसिडिक नेचर को दिखा रहा है, H आयन को दे रहा है, H निकलता है और एसिड में से निकलता है OH। H और OH यानी कि H2O बाहर आ गया और जो बचा हुआ कंपाउंड है CH3COOC2H5 ये हमने यहां पर लिख दिया। ठीक, ये जो रिएक्शन होती है ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है जिसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कैटलिस्ट का नाम जरूर याद रखेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यहाँ एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं। और क्या याद रखेंगे, ये चीज, ये जो कंपाउंड होता है वो स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है। तो जब ये रिएक्शन होती है ना, आपको एक स्वीट स्मेल आती है, तो ये भी कंफर्मेशन टेस्ट होता है एल्कोहल का। इसका आप बेटा स्क्रीनशॉट लें। ओके बेटा, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन की। हमारे सिलेबस में 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एक है आपका इथाइल अल्कोहल और दूसरा है एसिटिक एसिड। चलिए पहले इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं। इसका कॉमन नेम तो अल्कोहल है या इथाइल अल्कोहल है। दूसरा इसका IUPAC नेम होता है इथेनॉल। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। यहीं से आया ना इसका इथेनॉल, देखो C2H5OH का, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसीलिए क्या कहेंगे A और E हट जाएगा इनके बाद का और लग जाएगा OH ऑल, तो इसका नाम हो गया इथेनॉल। इसकी करते हैं अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात। इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, सिंपल, हमने कहा कि ये C2H5 यानी कि C2 उससे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ही बना हुआ है ना भाई। C2H6 में से एक हाइड्रोजन हट गई तो ये बच गया C2H5 और इसके साथ एक OH आकर जुड़ गया, है ना, तो ऐसे बना है ना ये। तो इसके अंदर हाइड्रोकार्बन की तो अपनी प्रॉपर्टीज होंगी ही, साथ में जो ये एक फंक्शनल ग्रुप आया है बेटा, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, हमने कहा था फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो कंपाउंड के अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, उसे एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक केमिकल उसके अंदर एक प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये काम करेगा OH। देखते हैं क्या होता है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये कलरलेस लिक्विड होता है, वोलेटाइल लिक्विड होता है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी लिक्विड को छोड़ दें ऐसे ही, मतलब उसको मान लो एक बॉटल में रखा है आपने और उसको आपने कवर नहीं किया, उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया, खोल के रख दिया, तो थोड़ी देर में क्या होता है, वेपोराइज हो जाता है, उसको हम कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड होता है, इसका बर्निंग टेस्ट होता है
अगर इथेनॉल में हम 5% वाटर मिला दें तो इसको हम कहते हैं कमर्शियल अल्कोहल। मतलब जो कमर्शियल पर्पजेज हैं, जैसे कि कुछ क्लीन करने के लिए या एज अ सॉल्वेंट और एज अ क्या कहते हैं क्लीनिंग ऑफ, जो ये होता है आपका जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, वहां पर हम इनको यूज करते हैं। ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। तो ये बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं उनका बेस का काम करता है। जैसे कफ सिरप में प्रेजेंट होता है अल्कोहल, टॉनिक्स में भी होता है कुछ में, टिंचर ऑफ आयोडीन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इसका जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये एंटीसेप्टिक भी होता है। एंटीसेप्टिक होने के लिए इसको होने के कारण इसको एक तो जो वुंड्स वगैरह होते हैं उसको क्लीन करने के काम आता है हॉस्पिटल्स में, और जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टरलाइज करने के काम आता है। और एक बहुत बढ़िया बात, जो ये सारी जो प्रॉपर्टी थी ऊपर वाली, ये तो OH ने इम्पार्ट करी इसके अंदर, है ना, फंक्शनल ग्रुप की वजह से थी। तो ये वाली प्रॉपर्टी है, ये हाइड्रोकार्बन वाली है। हमने पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं, उनका कंबशन करते हो आप, अगर कंप्लीट कंबशन होता है अगर उसमें, तो क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बहुत सारी फ्यूल प्रोड्यूस होती है, राइट। तो ये जो फ्यूल है, जो इसके कंबशन से जो फ्यूल प्रोड्यूस होती है, ये क्या होती है, इसको हम जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है हम उसको क्या करते हैं, एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। पेट्रोल के साथ हम अल्कोहल लेते हैं और उसको जब हम बर्न करते हैं तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको हम क्या करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी कंपाउंड की पढ़ने के लिए उसके जो कंपाउंड की स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए और उसकी बॉन्डिंग प्रॉपर पता होनी चाहिए। बॉन्डिंग मतलब उसमें कैसे कैसे बॉन्ड अरेंज है, यानी कि इस कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, इस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ है। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से डेवलप हुई, केमिकल रिएक्शन की वजह से हुई। और केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, जब किसी भी रिएक्शन में पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो पहले पुराने बॉन्ड देख लेते हैं, ये सारे मैंने पुराने बॉन्ड दिखा दिए अल्कोहल के। अब देखते हैं कि ये नए बॉन्ड क्या क्या नए बॉन्ड बनाते हैं। तो बेटा यहाँ पर दो चीजें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक तो इसमें जो पार्ट होगा वो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये जो C2H5 वाला जो पार्ट है, कार्बन और हाइड्रोजन जहाँ पे, ये तो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है। और जो ये OH है, ये कौन सा पार्ट है, ये इसका फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट है। तो कुछ रिएक्शन इसकी वजह से होंगी और कुछ रिएक्शन इसकी वजह से होंगी। हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट की वजह से A टाइप की रिएक्शन जो मैं लिख रही हूँ वो दो तरह की रिएक्शन शो करता है, कंबशन और ऑक्सीडेशन, ठीक। और इस एल्कोहलिक ग्रुप की वजह से, OH की वजह से, यहाँ पर दो टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकती है। एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए, जब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा अल्कोहल में से, हाइड्रोजन देने की जो इसकी टेंडेंसी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए इसमें ना थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर होता है। अल्कोहल का एसिडिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि ये प्रोटॉन दे देता है, हाइड्रोजन दे देता है। आपने पढ़ा होगा कि जो हाइड्रोजन देते हैं, हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उनको हम एसिड कहते हैं। तो ये इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। दूसरा, ये OH निकाल दे, OH भी निकाल सकता है ना, OH निकालेगा तो उसकी वजह से डिफरेंट रिएक्शन होगी। देखो, हाइड्रोकार्बन की वजह से दो रिएक्शन, कंबशन और ऑक्सीडेशन, याद कर लो, दो रिएक्शन ही हो गए। इस H के टूटने से, इस वाले बॉन्ड के टूटने से, O और H के बीच के बॉन्ड के टूटने से जो हमारी रिएक्शन हुई वो कौन सी हुई, वो भी दो रिएक्शन, एक तो सोडियम मेटल के साथ और एक एस्टरिफिकेशन। और जो तीसरी रिएक्शन है C टाइप रिएक्शन, वो OH बॉन्ड के टूटने से हो रही है। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का अगर बॉन्ड टूट जाता है, और उसे हम कहते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो 5 रिएक्शन हम टोटल पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन और कंबशन ड्यू टू हाइड्रोकार्बन, H निकल रहा है तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन देगा और एस्टरिफिकेशन करेगा। एस्टरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, समझाऊंगी। OH अगर निकल रहा है तो उसकी वजह से एक रिएक्शन होगी और वो रिएक्शन होगी कौन सी, डिहाइड्रेशन। चलो, ये हम फर्स्ट जो A टाइप की रिएक्शन है वो देखते हैं। पहली रिएक्शन इसमें मैंने लिखी कंबशन। कंबशन में डिटेल में आपको समझा चुकी हूँ। कंबशन में क्या होगा, जो अल्कोहल है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा और सारा कार्बन CO2 में, सारा हाइड्रोजन H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में निकलेगी ढेर सारी एनर्जी जिसे हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। दूसरी रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो होता है कंट्रोल्ड वे में होता है। यहाँ पर हम कंपाउंड को ऑक्सीजन में बर्न नहीं करते, यहाँ पर हम कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं किसी
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है इस अल्कोहल को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं कंपाउंड को जिसमें वो ऐड किए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन KMnO4 भी ले सकते हैं, एसिडिफाइड K2Cr2O7 भी ले सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, दोनों वेरी गुड, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। तो ये क्या करेगा, एल्कलाइन KMnO4 ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा अल्कोहल को, और अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर निकल जाएगा। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कंबशन एंड ऑक्सीडेशन। अब हम बात करेंगे बी टाइप की रिएक्शन की, यानी कि ये जो अल्कोहल है अगर ये हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी रखता है तो क्या करेगा, ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल क्या है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देगा। ठीक है, देख रहे हो ना बेटा, एक तरह से ये क्या कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो सोडियम यहाँ आ जाएगा और बना देगा सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि सोडियम क्या है, वेरी रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ऊपर है। तो हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता था ना, ऐसे ही अल्कोहल में से भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही है। जब हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी, हाइड्रोजन की इफरवेसेंस आएंगी, तो ये जो रिएक्शन है वो ये कही जाएगी कि ये टेस्ट है इथेनॉल का। यानी कि आपको अगर एक टेस्ट ट्यूब में इथेनॉल दिया हुआ है, आपको नहीं पता वो इथेनॉल है और आपने उसमें सोडियम डाला है, सोडियम के साथ रिएक्शन कराई है अगर उसकी, तो वहां पर क्या निकल रही है, कोई इफरवेसेंस निकल रही है। तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि वो जो कंपाउंड, जो लिक्विड आपने टेस्ट ट्यूब में लिया है वो इथाइल अल्कोहल हो सकता है। तो टेस्ट फॉर इथेनॉल भी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज एस्टरीफिकेशन। स्टार कर लेंगे इसको, एस्टरीफिकेशन। देखो एस्टरफिकेशन मतलब बनना, इस रिएक्शन में एस्टर बनेगा। जब कोई अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, मार्क दिस वर्ड, मार्क दिस लाइन, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में, सॉरी। जब कोई अल्कोहल एसिड के साथ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है तो वो एस्टर का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम बेटा एस्टरीफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर हमारा अल्कोहल है इथाइल अल्कोहल और ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एस्टर। कैसे बनाता है, इथाइल अल्कोहल है और ये एसिड है। इथाइल अल्कोहल का ये वाला बॉन्ड टूटता है, इसमें से H निकलता है और एसिड में से OH निकलता है, दोनों मिलकर वाटर बना देते हैं। और जो बचा हुआ पोर्शन है उसे हमने यहाँ पर ऐड करके रख दिया। ये है हमारा इथाइल एसीटेट, एक एस्टर है। ये एस्टर अपने आप में एक ये कंपाउंड होता है ना, एसिड का डेरिवेटिव होता है। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, देखो ये RCOOR। तो CH3COOC2H5 इथाइल एसीटेट इसका नाम है, ठीक है बेटा। तो ये हमने बना दिया। उसके बाद इस रिएक्शन का जो मैंने अभी आपको बोला था, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करता है। अगर रिएक्शन में कैटलिस्ट पूछ रहा है एस्टरीफिकेशन में, तो आप लिखेंगे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। अच्छा, ये भी टेस्ट होता है अल्कोहल का, क्योंकि जब एस्टर का फॉर्मेशन होता है तो एक स्वीट, एक फ्रूटी स्मेल आती है। जब वो स्वीट फ्रूटी स्मेल आती है तो आपको ये चीज पता चलता है, कंफर्म हो जाता है कि जो कंपाउंड आपने टेस्ट ट्यूब में लिया था वो एक अल्कोहल था। तो दिस इज ऑल्सो द टेस्ट ऑफ इथेनॉल, राइट। अब हमारी एक रिएक्शन बची है, दैट इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि डिहाइड्रेशन। देखो डिहाइड्रेशन का मतलब यही होता है ना, पानी की कमी हो जाना, पानी का निकल जाना, डिहाइड्रेशन। तो क्या होगा, अल्कोहल को जब हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 यहां से वाटर मॉलिक्यूल को निकालकर बाहर फेंक देगा, इसका डिहाइड्रेशन कर देगा। तो मैं यहाँ पर एक बार आपको बना के दिखाती हूँ। ये हो गया CH3CH2OH, ये हमारा अल्कोहल है, ठीक है। तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, यहां से OH, ठीक है, और यहां से H, ये दोनों निकल जाते हैं। तो ये क्या बचा, CH2, ये भी क्या बचा, CH2,
और बेटा ये एक इसकी वैलेंसी यहाँ पर भी खाली है और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकला है, तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन खाली है, तो दोनों मिलकर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे, तो आपको एल्कीन मिल जाएगी। डिहाइड्रेशन होने पर अल्कोहल का हमें क्या मिलती है? एल्कीन मिलती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है? कॉन्संट्रेटेड H2SO4 है। मार्क करेंगे आप इस चीज को, स्टार करेंगे कि डिहाइड्रेशन रिएक्शन में जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो कॉन्संट्रेटेड H2SO4 है, और एस्टरीफिकेशन में यही कॉन्संट्रेटेड H2SO4 कैटलिस्ट का काम करता है। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम होता है वाटर को रिमूव करना। ओके, चलिए अब दूसरा कंपाउंड करते हैं जो है हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है, ठीक है, कॉमन नेम लिखा है मैंने यहाँ पर एसिटिक एसिड, और इसका IUPAC नेम होता है इथेनोइक एसिड। फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये है इसका फॉर्मूला। देखो 2 कार्बन है तो क्या हो गया? एथ हो गया। इन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, ठीक है। COOH फंक्शनल ग्रुप है इसलिए सफिक्स आ गया ओइक एसिड, तो नाम हो गया इसका IUPAC नेम हो गया इथेनोइक एसिड। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। हमने ये एसिड बेस में भी पढ़ा था कि जो इथेनोइक एसिड होता है, जो एसिटिक एसिड होता है, ये एक वीक एसिड होता है। वीक एसिड है और ये ऑर्गेनिक एसिड है और हम इसे कंज्यूम भी करते हैं। हम कंज्यूम किस फॉर्म में करते हैं? हम जब 5 to 8% जो इसका सॉल्यूशन होता है वाटर में, वो कहलाता है विनेगर। विनेगर का नाम आपने सुना हुआ है, कंज्यूम भी किया हुआ है आप में से बहुत सारे लोगों ने। तो जो ये विनेगर हम यूज करते हैं ना, ये एसिटिक एसिड होता है, और ये एसिड होता है, हम एसिड कंज्यूम कर रहे हैं तो कौन सा एसिड है? ये वीक एसिड है। आप ऐसे याद रखेंगे क्योंकि हम वीक एसिड को ही अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बहुत हार्मफुल होते हैं, कोरोसिव होते हैं नेचर में। तो जो विनेगर है ये एक वीक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। इसका जो कमर्शियल जो नेम है वो एसिटिक एसिड है, ठीक। अब आगे, अगर प्योर एसिटिक एसिड को हम कूल डाउन कर दें तो क्या होगा? ये फ्रीज हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे कलरलेस फॉर्म में फ्रीज होगा, बिल्कुल आइस जैसा दिखेगा ये आपको। जैसे ग्लेशियर्स पर आइस होती है ना, ऐसी इसकी स्ट्रक्चर, इसकी शेप हो जाएगी। आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे कि ग्लेशियर से आप कोई आइस का टुकड़ा उठा के लाए। तो इसीलिए इस प्योर एसिटिक एसिड को जो फ्रीज्ड फॉर्म में हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो आपसे 1 मार्क में पूछ सकता है व्हाट इज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो वहां पे आपने क्या लिखना है? When pure acetic acid is cooled, it freezes in the form of ice. This pure acetic acid is called glacial acetic acid. Right? नेक्स्ट भी मैंने बता ही दिया कि ये एसिडिक होता है नेचर में, वीक एसिड होता है, लेकिन वीक एसिड होता है तब भी अपना टेस्ट तो देगा, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो हुई कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसे ही समझेंगे कि उसमें पहले हम देखेंगे क्या क्या बॉन्ड है, भाई पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन तो यही होती है। चलो देखते हैं। ये तो बेटा पार्ट है, मैंने सारे बॉन्ड आपको यहाँ पर दिखा दिए। CH3COOH, COOH में एक जो ऑक्सीजन होती है वो डबल बॉन्ड से जुड़ी होती है और एक ऑक्सीजन इधर H के साथ और इधर कार्बन के साथ अटैच होती है। जो ये वाला पार्ट है CH3 वाला पार्ट, ये तो हाइड्रोकार्बन वाली प्रॉपर्टीज देगा। देखो इसका, अब हाइड्रोकार्बन की आपने 2 रिएक्शन अल्कोहल में भी पढ़ी थी, जैसे कंबशन और ऑक्सीडेशन, ठीक है, कंबशन और ऑक्सीडेशन। तो ये जो कंपाउंड है ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, क्योंकि फर्दर इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये टूट ही जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एसिड ही बनाता है। एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होता है तो फिर वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कंबशन। कंबशन हम इसका कराएंगे, कंबशन हम हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कराते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बर्न करोगे CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो इस COOH ग्रुप यानी कि फंक्शनल ग्रुप की वजह से जो इसकी स्पेशल रिएक्शन बनती है, हम उन्हें देखते हैं। भाई देखो वहां पर भी यही था और यहाँ पर भी यही कहानी है कि बॉन्ड O और H के बीच का टूट सकता है, यानी कि ये जो कंपाउंड है ये एक H आयन दे सकता है। वैसे भी इसका आप नाम क्या लिखते हो, क्या कहते हो कि एसिडिक ग्रुप है। एसिडिक ग्रुप है तो एसिडिक नेचर दिखाएगा, और एसिडिक नेचर क्या होता है? सॉल्यूशन में H आयन को देता है। जो एसिड होता है वो सॉल्यूशन में H+ आयन देता है, तभी तो हम उसको एसिड कहते हैं। तो उसको हम एसिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सॉल्यूशन में H+ आयन देगा, H+ आयन देगा, यानी कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है
एसिडिक नेचर शो करता है, तो ये बेस के साथ और बेसिक सॉल्ट के साथ रिएक्शन शो करेगा। अच्छा, एक ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, यानी कि OH निकल जाए इसमें से, उसकी वजह से एक रिएक्शन होगी एसिडिफिकेशन। अल्कोहल में भी पढ़ी थी, दोनों जगह पढ़ी थी, मैंने वहां भी स्टार लगवाया था, यहाँ भी स्टार लगा दे। इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज यहाँ पे बड़े ध्यान से पढ़ना, सब कुछ ध्यान से ही है, लेकिन एक ये तो ग्लेशियल, एक ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसको स्टार कर ले, और एक एसिडिफिकेशन, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए अब रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन ए टाइप की रिएक्शन है हमारी, रिएक्शन विद बेस, और ए टाइप की रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन निकलता है, H बाहर निकलता है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। ये वीक एसिड हमारा जो एसिटिक एसिड, और ये ले लिया हमने बेस, आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है NaOH, और ये हमारा हो गया वीक एसिड। और जब बेटा एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, हमने कहाँ पढ़ा था, ये एसिड बेस सॉल्ट में ही पढ़ा था। एसिड बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो मैंने ये रिएक्शन लिखी है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसे? वीक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है। कौन सा सॉल्ट है ये? सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ठीक है, सोडियम एसीटेट बना रहा है, और साथ में क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। तो ये है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये जो एसिड होता है बेस के साथ रिएक्ट कर लिया, बेसिक सॉल्ट के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। भाई बेसिक जो सॉल्ट है उनका जो नेचर है वो भी तो बेसिक ही है ना। कैसे है बेसिक? ये जो सॉल्ट बना भाई Na2CO3, कैसे पता चला कि बेसिक है नेचर में? ये जो सॉल्ट होता है वो होता है एक वीक एसिड का सॉल्ट है और एक स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। तो जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन हुई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, तो स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग था बेस और एसिड वीक था, तो इसलिए जो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ उसका नेचर भी कैसा रहा? बेसिक ही रहा। तो यहां पे फिर एक बेसिक सॉल्ट के साथ एसिड की रिएक्शन हो रही है, तो बिल्कुल वही बनेगा, सॉल्ट बनेगा, फिर से CO2 निकलेगी और H2O निकलेगा। CO2 क्यों निकली? कार्बोनेट की वजह से, ठीक। ये रिएक्शन भी हमने मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ी थी कि जो कार्बोनेट्स होते हैं और बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं, CO2 देते हैं और H2O निकालते हैं। और इस CO2 का आप फर्दर टेस्ट भी कर सकते हो, कंफर्मेशन भी कर सकते हो, अभी बात करेंगे उसकी भी। तो ये वीक एसिड ने बेसिक सॉल्ट के साथ रिएक्ट किया, फिर से बना दिया CH3COONA, CO2 और H2O, ठीक है। इस CO2 को अगर आपको ये रिएक्शन लिखने के लिए आप ये रिएक्शन लिख दोगे, फिर पूछेगा जो गैस निकल रही है इसमें से उसको कैसे कंफर्म करेंगे, या कौन सी गैस निकलेगी बताए कैसे कंफर्म करेंगे। तो गैस निकलेगी CO2 इस रिएक्शन में, और उसका कंफर्मेशन क्या है कि जब इस CO2 को आप स्लेग्ड लाइन से पास करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? आपको मिलेगा मिल्की प्रेसिपिटेट, यानी कि जो ये आपका मिल्क ये है लाइम वाटर है, ये मिल्की हो जाएगा। मिल्की क्यों हो जाएगा? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, कंफर्म हो जाएगा। कलर चेंज ये शो करता है कि कोई केमिकल चेंज हुआ है, तो यहाँ पर कलर चेंज होगा, ठीक है। अभी हमने कहा था कि सोडियम कार्बोनेट और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये भी तो बेसिक है, ये भी तो बेसिक सॉल्ट है। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट भी इन दोनों से ही मिला है, मिलकर बना है भाई। इन दोनों से मिलकर अगर ये Na2CO3 भी इन्हीं से मिलकर बनता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से ही बनता है। एक हाइड्रोजन यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, दोनों हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएंगी तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी सेम रिएक्शन होगी, सॉल्ट बन गया, CO2 गैस निकल गई और वाटर, और इसको भी वैसे ही कंफर्म कर लेंगे, स्लेग्ड लाइन में से पास करेंगे, यानी कि लाइम वाटर में से पास करेंगे और वो मिल्की हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट वाली है ना, एस्ट्रिफिकेशन। मैंने ये लिखा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ये थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट हो गई। तो एस्ट्रिफिकेशन,
एस्टरिफिकेशन में वही कि फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, कैसे होगा एस्टर का फॉर्मेशन, व्हेन एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड इज कॉल्ड फॉर्म अ एस्टर इज कॉल्ड अ एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन, फिकेशन मतलब एस्टर का बनना, तो एस्टर के बनने की रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो ये एसिड, एसिटिक एसिड, अभी पहले वाला आपने इथाइल अल्कोहल पढ़ा, उसी के साथ रिएक्शन मान लो कर ले, तो क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा और जुड़कर ये बना देगा एस्टर। ये एक एस्टर है, मिथाइल एसीटेट है इसका नाम। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है एस्टर। जब ये रिएक्शन होती है और एस्टर का फॉर्मेशन होता है ना, तो आपको स्वीट स्मेल आती है और आपको पता चल जाता है कि ये जो हमारा कंपाउंड बना है वो एस्टर है। ये एक तरह से इसका टेस्ट है। तो यहाँ पर एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मेनली आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल ही तो निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का ही तो रिमूवल हो रहा है। और एरो पर मैंने H पॉजिटिव लिखा है। H पॉजिटिव का मतलब होता है एसिडिक एनवायरनमेंट में रिएक्शन होगी। H पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, एसिडिक एनवायरनमेंट में। आप H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, H2SO4 भी लिख सकते हैं एरो पर। इट इज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम करता है। आपको पता है कि हमने पहले भी बात की है कि जो एसिड है वो क्या कर रहा है, वो वाटर को निकालने में हेल्प कर रहा है, वाटर के रिमूवल में हेल्प कर रहा है। ठीक है, वाटर निकल गया और एस्टर बन गया। अब अगर इस एस्टर में वापस से पानी डाल दूं, ठीक है, ये तो डिहाइड्रेशन हुआ, इन दोनों की डिहाइड्रेशन तो एक्चुअली एक मॉलिक्यूल में से होता है। इन दोनों ने रिएक्ट किया और वाटर निकला इसमें और एस्टर बन गया। अब इस एस्टर में मैं वापस से पानी डाल दूं, यानी कि हाइड्रोलाइसिस कर दूं एस्टर का। क्या कर दूं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो क्या होगा, अगर इस एस्टर का हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा, देखो, तो आपको वापस से वही अल्कोहल और एसिड मिल जाएंगे जिससे ये ओरिजिनली बना था। ओके, तो जब एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बनता है और वाटर निकल जाता है। जब आप इस एस्टर में फिर से वाटर डालते हो, उसका हाइड्रोलाइसिस करते हो, तो ये वापस से ब्रेक होकर आपको अल्कोहल और एसिड दे देता है ओरिजिनल वाला। राइट, तो ये इसकी जस्ट उल्टी रिएक्शन हो गई। तो इस रिएक्शन को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर पूछ लेता है तो आपने क्या करना है भाई, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में से बॉन्ड को ब्रेक कर दो। इधर आप इस तरह से याद कर सकते हैं, इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर हमें और ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इधर H लगा दो, और इधर ऑक्सीजन नहीं है तो इधर OH लगा दो। भाई वाटर तो ऐसे टूटेगा H और OH में, तो ये बन जाएगा C2H5OH और ये बन जाएगा CH3COOH। तो ये हो गया आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो हमने इस पूरे चैप्टर में सब कार्बन की भी बात की है, उसकी नेचर की, प्रॉपर्टी की, रिएक्शन की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड मेन पढ़े, जो है हमारा इथाइल अल्कोहल और एसिडिक एसिड। तो बेटा आप इन रिएक्शंस को लिख कर प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपको ये बिल्कुल आप एग्जाम तक आपकी तैयार हो जाएगी। और तब तक आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।